Hello students, welcome on a beautiful platform again, Most Wanted 2.0, राइट। और आज हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मेटलर्जी एंड सरफेस केमिस्ट्री भी इसी में लिया है मैंने, वो फिजिकल का पार्ट है। और लास्ट में आएगा बस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इनको हम एक सीरीज में अब कंप्लीट करेंगे और बस लास्ट में 2 वीडियो बचेंगे किसके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो वो हम अच्छे से पूरा करके आपको पूरा काम करा देंगे, जिससे कि आप उसको कंटिन्यू करते रहेंगे नीट तक और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम लेंगे लुईस कॉसेल्स ऑक्टेट रूल, हाइब्रिडाइजेशन, VACPR थ्योरी, लुईस स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्ड एंगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इतना ही पार्ट आ पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम MOT और डाइपोल मोमेंट वगैरह लेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट फर्स्ट। देखिए बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में देखिए 2 एटम या 2 आयन या कुछ भी स्पीसीज, 2 स्पीसीज जिनके बीच के डिस्टेंस ये है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पर होते हैं। मान लीजिए इनफाइनाइट है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है ये, राइट। तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जब है तो उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट कितनी है, 0 है यहां पर, राइट। एकदम टच नहीं कराया बिकॉज इनफाइनाइट को बताना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। ठीक, जैसे जैसे सब क्लोज लाते हैं तो उनके बीच में जब वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक रेंज में आते हैं तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आते आते अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो देखो बच्चों, ये वो जगह है, यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो मिनिमम क्या है, एनर्जी, राइट। ये वो जगह है जहां पर मिनिमम एनर्जी होती है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और जब मैक्सिमम स्टेबिलिटी जिस पॉइंट पर होती है उसी पॉइंट को अपन क्या करें, केमिकल बॉन्डिंग। दिस इज द केस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। जब और क्लोज लाते हैं तो वापस से इनमें रिपल्सन होने लग जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन हो जाता है, जिससे वापस से एनर्जी क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सो दिस इज द केस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वैन डर वाल बॉन्ड। सारे बॉन्ड्स को हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और उन पे आने वाले क्वेश्चंस पे विशेष रूप से फोकस करेंगे। ओके, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन बनते हैं, वो आ सकता है बस। लुईस कॉसेल्स ऑक्टेट रूल हर बच्चा जानता है। जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो या तो खुद स्टेबल होते हैं या स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं, सीधी सी बात है। तो नोबल गैसेस से इनको स्टेबिलिटी मिली। जैसे नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, वो मोनोटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट, देन दे ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय। किस तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं वो, 2 तरीके हैं। एक तो कौन सा है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, कैटायन बनता है, एनायन बनता है, देन उनके बीच में अट्रैक्शन से क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट। तो ये शेयरिंग से बनेगा। ठीक है, तो इन चीजों को हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। ओके, सबसे पहले इनको बताने से पहले मैं आपको लुईस स्ट्रक्चर सिखा दूं। आपको कुछ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिनमें लुईस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो लुईस स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रक्चर आएगा तो ही हम ऑक्सीडेशन नंबर या कोई भी चीज कैलकुलेट कर पाते हैं, फॉर्मल चार्ज है, सब चीज इससे रिलेटेड होती है। तो स्ट्रक्चर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सीखने के लिए बच्चों देखो कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं मैं आपको, क्या प्रोसीजर है इसमें। सबसे पहली चीज तो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड। जब भी आपको किसी का लुईस स्ट्रक्चर लिखना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज करने हैं, पहली चीज। ठीक, सेकेंड थिंग पे आते हैं, हाउ कैन यू चूज सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम का वैसे तो क्या होता है, सिंगल दिया होता है और ज्यादा होता है, सेंट्रल एटम वो होता है, वैसे आप डिसाइड करते हो, लेकिन इसके कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं। जैसे सेंट्रल एटम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा।
बस इनमें आप किसको अवॉइड करेंगे? हाइड्रोजन, सोडियम, जिनके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है उनको अवॉइड करना है। बाकी जो भी होता है उनमें जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दैट विल बी सेंट्रल एटम। ओके, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे क्या करना होता है, अवॉइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। आपको लुईस स्ट्रक्चर लिखते वक्त लास्ट स्टेज तक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनाना है, सिंगल बॉन्ड नहीं बनाना है, ठीक है। लेकिन O2 आया तो O डबल बॉन्ड बनाना ही पड़ता है, लेकिन OO बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड तभी बनाएंगे जब और कोई केस नहीं होगा, ठीक है। तो अवॉइड ही होता है। इसी तरह क्या आता है बच्चों, अवॉइड साइक्लेशन। साइक्लेशन भी नहीं करना होता है, साइक्लिक कंपाउंड बहुत कम है, तो जब तक हो सके हम साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनाएंगे। बाद में देखें कौन कौन साइक्लिक है, उनकी बात करेंगे। अवॉइड साइक्लेशन हो गया। इन ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स कौन होते हैं? जैसे क्लोरीन के हैं HClO3, HClO4, HClO2, सल्फर के H2SO4, H2SO3, H2S2O8, O6, ऐसे वाले। फास्फोरस के भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं H3PO4, H3PO3, H3PO2, इन सब स्ट्रक्चर्स भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखने बच्चों, तो इन ऑक्सो एसिड्स क्या होता है, एक रूल, ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन की बजाय हाइड्रोजन लो, जो कॉर्नर पर आएगा ना, हाइड्रोजन इज जनरली बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। कुछ दो एग्जांपल हैं H3PO3 एंड H3PO2, उनको छोड़कर सब में ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से अटैच होता है, ठीक है। उसमें कुछ हाइड्रोजन जो हैं वो सेंट्रल मेटल से भी जुड़े हुए हैं, दो ही केस हैं, तो उनको अलग से पढ़ लेंगे, बाकी जनरल। तो इन रूल्स को एक आइडिया बनाकर हम किसी के भी लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, जैसे आपसे किसी ने बोला, फर्स्ट एग्जांपल, बहुत लाइट से एग्जांपल लेता हूं मैं, देखिए अमोनिया NH3। NH3 का आपको लुईस स्ट्रक्चर लिखना है तो आपको सबसे पहले क्या चूज करना होता है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में नाइट्रोजन आपने लिया, और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेने होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको डायरेक्ट यहीं बता देता हूं। ये आप ग्रुप देखेंगे और यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप में देखो बेटा, 13 14 15 16 17 एंड 18 ये ग्रुप होता है। जनरली इन्हीं के कंपाउंड्स बनेंगे, फर्स्ट ग्रुप और इनके तो बनते नहीं है। तो जब 13 ग्रुप का कोई आएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, इसमें क्या होंगे 8 नोबल गैसेज जो आएंगी। तो आप बच्चे जानते हैं ना, इसमें तो कौन कौन आता है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, ये सब आता है। 17 ग्रुप में कौन आते हैं, हेलोजन आते हैं, FCl Bri। 16 में कौन आता है, ऑक्सीजन सल्फर, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस, कार्बन सिलिकॉन, बोरॉन एल्यूमिनियम। तो ये बेस आइडिया मैंने बता दिया है। इनकी शक्ल देखते हैं हमें पता लग जाना चाहिए, निकालना नहीं पड़ना चाहिए बच्चों, अब इस लेवल पे नहीं है अपन। तो हमें जैसे किसी ने कहा कि ऑक्सीजन सल्फर है, तो ऑक्सीजन सल्फर होते ही हमारा क्या हो गया, हमें पता लग गया 16 ग्रुप का है तो 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन और फास्फोरस 15 ग्रुप का है तो 5 है, तो हमने 5 बना दिए। 5 में आप क्या करेंगे, 3 इस तरह से बॉन्ड बनते हैं और एक लोन पेयर बचता है। ये तो मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया है, बाकी स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना था आपको, 2 ये दिया था और ऐसे। तो ये किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। बच्चों ये सब बातें आप अच्छे से जानते हो, इसलिए इनकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये आ गया। और नाइट्रोजन का देखिए, ये इस तरह से 5 खुद के थे और 3 हाइड्रोजन से लिए, इस तरह से लुईस स्ट्रक्चर बनता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज बताई मैंने आपको, इस तरह से लेना होता है। सेकंड देखिए, जैसे अब आता है बच्चों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर में कार्बन को रखेंगे और दोनों साइड क्या रख दिया, ऑक्सीजन। अब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन को 2 की। तो बच्चे ऐसे लिया 2-2, तो यहां पर क्या दिखाना पड़ेगा, ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएंगे, दैट्स ऑल बस। बाकी लोन पेयर ऐसे दिखा दीजिए। तो 6 to 8, ये 6 to 8 और ये 4 + 4, ये भी क्या हो गया 8। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरह का बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो लुईस स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कुछ
एक दो एग्जांपल अलग है वो मैं ले लेता हूं, बाकी सबको आपको आइडिया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना है, किस तरह से बॉन्डिंग होती है बस वो देखना होता है। देख लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल्स और ले रहा हूं। थर्ड एग्जांपल लिया हमने, कुछ अच्छे एग्जांपल लेता हूं। देखो N3H, नाम भूल गए होंगे शायद, याद आ रहा है? इट इज हाइड्रोजोइक एसिड, स्मिथ रिएक्शन में आता है हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है। N3H, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बता रहा हूं जो देखे हुए होने जरूरी है, अदरवाइज नहीं बनते हैं वो बच्चे। तो ये N3H का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो आप लुईस की बजाय मैं अब आपको सीधा बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं, ये N3H का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए N2O, N2O का नाम जानते हो, नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन एक कॉमन नेम है, क्या बोलते हैं इसे, लाफिंग गैस। कैसा स्ट्रक्चर होगा बच्चों, NNO, N और O में N इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस तरह से नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 3, इसको भी 3, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे, और एक एक इनके पास लोन पेयर बचता है। अब लेकिन वहां ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से देखना। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो चुका है नाइट्रोजन दोनों का, इसके 5n3 8, 5n3 8, तो अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर था वो ये इसको क्या करता है, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में ट्रांसफर कर देता है। उसको रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट है। दिस इज कॉल्ड अनइक्वल शेयरिंग। एक तो थी इक्वल शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन इज गिवन एंड टेकन बाय बोथ द एलिमेंट्स, लेकिन यहां पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय डोनर एटम एंड एक्सेप्टेड बाय एक्सेप्टर एटम, राइट। तो डोनर एटम से एक्सेप्टर की तरफ एरो दिखाकर दिखाते हैं, तो ये N2O का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर मैंने रेडॉक्स में दिखा दिए थे तो वो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर मैं आपके लिए ले रहा हूं, जो देखो बच्चों, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, सिक्स्थ H3PO2, H3PO3, and finally H3PO2. These are very popular oxo acids of phosphorus. इनके भी स्ट्रक्चर हमने देखे हुए हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में क्या खास बात होती है, ये इस तरह से कंफर्म होता है, ये एक बेसिक यूनिट है, सब जगह बना दिया अपन ने लाइक दिस। कोई भी फास्फोरस का ऑक्साइड एसिड बनाना है तो ये बेसिक यूनिट है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इस तरह से। अब देखिए H3PO4, तो 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन आर रिमेनिंग, तो ये आ जाएगा। तो ये सब के सब HO पे अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑल दी हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल, दैट्स व्हाई वैलेंसी फैक्टर इज 3। तो 3 बेसिसिटी होती है, सभी जानते हैं इसकी। H3PO3, एक H और एक OH होगा, तो यहां पर 2 ही H हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2, राइट। क्योंकि यहां ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आर ऑलमोस्ट सेम। यहां पर भी बेटा क्या करते हैं, यहां अपने पास HO बचा ही नहीं है, O बचा ही नहीं है, तो दोनों H डायरेक्टली अटैच होंगे, तो इसका वैलेंसी फैक्टर सिर्फ क्या होगा, 1, बिकॉज ओनली 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेसेबल, बिकॉज इट इज अटैच्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है। FON, इन पर अटैच्ड हाइड्रोजन ही रिप्लेसेबल होते हैं। तो ये सब है बेटा, ये इनकी बेसिसिटी है, और इनके बेस पे बहुत सारे काम हमने रिडॉक्स में भी किए थे और बहुत सब जगह आते हैं। तो कुछ पी ब्लॉक में स्ट्रक्चर देखेंगे हम, बाकी अभी मैं स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर को यहीं बंद कर रहा हूं, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर आपको बनाने आते हैं और उनसे अपन ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल ये पढ़ाता हूं, और इसके अंदर जो क्वेश्चन इसी में से क्वेश्चन आता है, तो 4-5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए भी हैं, उनमें से कोई न कोई क्वेश्चन बनेगा आपका। देखो बेटा, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में क्या होता है, ऐसी चीजें बताइए जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, जो ऑक्टेट की बजाय क्या कंप्लीट करते हैं, डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, वो वाले एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो डुप्लेट कंप्लीट करने वाले एग्जांपल जैसे HCl है, H2 है, HBr है, और ये HNO3 है, इस तरह से H का तो डुप्लेट ही कंप्लीट हो रहा है।
तो सभी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है इसमें, तो जिनमें डुप्लेट कंप्लीट होते हैं उनको भी हम एक्सेप्शंस मानते हैं, अगर कोई और ऑप्शन नहीं दिया गया होता है तो। वैसे HNO3 को अपन एक्सेप्शन नहीं मानेंगे, लेकिन मान लो और ऐसे एग्जांपल दे रखे हैं 3 जिनमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो फिर अपन इसको H के वजह से भी क्या मान लेंगे, ऑक्टेट का एक्सेप्शन मान लेंगे। ओके, सेकंड देखो बच्चे, सेकंड आप लिखिए कौन से वाले, जिनमें कौन से बॉन्ड होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। ऐसे कितने एग्जांपल हैं केमिस्ट्री में, बहुत ज्यादा नहीं है, तो 2-3 एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं। NO, NO2, ClO2, ऐसे एग्जांपल है। तो इनमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। किस तरह की इमेजिनेशन है ये ऑड इलेक्ट्रॉन, देखिए बच्चों, NO रो, अगर आप लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, वाइल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये वैसे तो बैठेगा ही नहीं ना कभी भी, ठीक है। 4 होते तो फिर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए इसको। तो ऐसी इमेजिनेशन की जाती है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है। इसने 3 दिए, इसने 2 दिए, ऐसी इमेजिनेशन है। तो ये बहुत एग्जांपल है नहीं, लेकिन ये स्टेबल कंपाउंड है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इस एज्यूम्पशन को लेना पड़ता है। तो यहां देखिए 2 आ गए, यहां 1 यहां पर, 1 यहां पर, इसके पास भी देखिए 1 यहां पर, 1 यहां पर। तो ये बॉन्डिंग जब होती है, इसके 8 ऑक्टेट माना जाता है, इसका भी ऑक्टेट माना जाता है, ऐसे कंप्लीट कराया जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये बच्चा क्या हुआ, N और O के ऊपर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसके पास भी कितने बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो वो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है। ऐसे NO2 में आएगा, देखो NO2 में एक तरफ डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक तरफ ये सिंगल बॉन्ड है जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, और यहां पर सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ही बचता है। तो ये NO2 भी इसी तरह का एग्जांपल है, ClO2 भी इसी तरह का एग्जांपल है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी, ऐसे एग्जांपल भी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शंस माने जाते हैं, ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि NO2 होता है या NO होता है, फटाफट क्या होता है, डाइमेराइज हो जाते हैं। जैसे NO जो होता है वो किसमें, N2O2, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। डाइमेराइजेशन का रीजन ये होता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो लेस स्टेबल है। ओके, थर्ड देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कुछ ऐसे एग्जांपल होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, जैसे देखो बच्चों, Br3, AlCl3, ZnCl2, etc, जिनमें देखिए बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर बॉन्डिंग 3F के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मानते हैं इनको, ठीक है। इसी कैटेगरी में एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है जो एग्जाम का फ्रेंडली है बहुत, B2H6, आपने सुना होगा, पी ब्लॉक में आता है, नाम क्या है, डाइबोरेन। और ये डाइबोरेन जो होता है बच्चों, इसका एक स्पेशल बॉन्डिंग होती है। किस तरह की, देखो ये B होता है, यहां पर H, यहां H, इस तरह से है, यहां फिर B है। ये ऐसा माना जाता है कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है सब हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है कहीं भी हो। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, तो 1 2 और ये 3 मान लिए, यहां पर 1 2 और 3। तो देखो बच्चों, एक बॉन्ड ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो 4 बॉन्ड कौन से हुए, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इनको बोलते हैं। जो कौन से वाले बॉन्ड है, नॉर्मल, अगर आप जो नाम जानते हो वो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। 2 जनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये एक स्पेशल इमेजिनेशन है। यहां पर देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 ऑफ बोरॉन एंड 1 ऑफ हाइड्रोजन। इधर है ही नहीं, क्योंकि ये इसके साथ आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्लूडेड ऑल द 3 सेंटर्स। ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 3 सेंटर को क्लोज रखते हैं, तो दिस बॉन्ड इज नॉन एज, ये कितने हैं पहले तो बताइए, नंबर बताइए इनका। जैसे ये 4 थे, ये कितने हैं बच्चों, 2। कौन से वाले हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। और इनका बॉन्ड का एक स्पेशल नाम दिया जाता है, बनाना बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड। तो ब्रिज हाइड्रोजन माना जाता है, तो ये बनाना बॉन्ड माने जाएगा, ऐसी इमेजिनेशन की गई है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओनली 12 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे एटलीस्ट 16, तब इस तरह की पूरी बॉन्डिंग को आप जस्टिफाई कर पाते। तो ये है बच्चों इनकम्प्लीट
कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के बॉन्ड, एक नया बॉन्ड है, ध्यान रखना है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एग्जाम का काफी फ्रेंडली एग्जाम्पल है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के रखेंगे। ठीक है, ये आ गया। और क्या आएगा बच्चों, जैसे कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, उससे पहले मैं एक दो एग्जाम एक्सेप्शन और रह गए वो बता दूं। एक क्या होता है, सुपर ऑक्टेट वाले कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑक्टेट का एक्सपेंशन होता है, PCl5, SF6, IF7, XCF2, XCOF4, बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे। इनमें क्या होता है बच्चों, जैसे PCl5 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि होने कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 8, लेकिन ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितने होने चाहिए थे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बच्चे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन वाले। तो PCl5 में इस तरह की बॉन्डिंग मानी जाती थी पहले। एक साइंटिस्ट है सज्जन, जिन्होंने एक सिंगलेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। मैं छोटा सा बता दूं, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यहां देखिए बच्चों, वो ये कहते थे कि ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं है, वो ये कहते थे कि P के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 के साथ तो उसने बॉन्ड बना लिया इसे, अब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ वो इस तरह का बॉन्डिंग है, 2 में सिर्फ फास्फोरस ने दिए हैं। तो ये एक स्पेशल बॉन्ड था जिसमें कितने, 2 बॉन्ड जो बने थे उन्होंने बनाए थे, वो कौन से बॉन्ड थे, सिंगलेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बोलते हैं, सिंगलेट बॉन्ड का एक एज्यूम्पशन किया गया था, जो कभी कभार क्वेश्चंस के रूप में आता है। केमिस्ट्री ने इसको अलाउ नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन तो आता है। तो ठीक है, तो किसमें कितने सिंगलेट बॉन्ड होंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं उतने क्या होंगे, सिंगलेट बॉन्ड कोई भी स्पीसीज बनाती है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब ऐसे देखिए वैकेंट डी वाले होते हैं, वो वाले भी एग्जांपल क्या होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल जिनके पास है वो एग्जांपल भी क्या होंगे, एक्सपेंड कर सकते हैं, इस तरह से आता है। तो ये सब एक्सेप्शंस हैं लुईस कॉसेल ऑक्टेट रूल के। अब मैंने 4 क्वेश्चन बनाए, जनरली इनमें से ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल इज, तो यहां देखिए बच्चों, PCl3 5 है, 3 8 हो गए, Cl के पास 7 थे, 8 हो गए। NF3 सेम है, BCl3 यस, देखिए B का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए। यहां पर देखिए N तो ठीक है, लेकिन H डुप्लेट वाला एग्जांपल है। तो मैंने क्या बोला था अभी आपको, डुप्लेट वाले एग्जांपल को तब तक नहीं लेंगे जब तक कि कोई और ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो BCl3 इज बेटर देन NH3, तो इस आंसर को अपन टिक करेंगे। डरिए मत, सेम क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, वापस लिया मैंने। N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, 5 5 8, 5 और 3 8, 5 3 8 पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, इसमें पूरा हो गया। तो यहां पर अपन किसको ले लेंगे, NH3 को। जब कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा देन डुप्लेट वाले एग्जांपल को ही हम क्या मानेंगे, एक्सेप्शन मानेंगे। और अगर उससे ज्यादा अच्छा कोई एग्जांपल अवेलेबल होगा, जो और चीजें पढ़ी हमने, तो फिर हम उनको ही लेते हैं, राइट। सिमिलर क्वेश्चन एक और आता है जो और बताता हूं आपको। यहां देखिए, इसमें से आप बताइए, देखिए पॉज करके आप सोचिए पहले। NF3 N2 PCl3, वो तो सेम एग्जांपल है, NF3 PCl5 NCl3 CO। तो यहां देखिए PCl5 ऑक्टेट का एक्सपेंशन होता है, तो ये एग्जांपल लगा दिया मैंने। अब इसमें देखिए बच्चों, NF3 ये 3 तो है ही नहीं, अब बच गया CO। तो CO की बॉन्डिंग कैसे मानी जाती है, CO में इस तरह की बॉन्डिंग होती है, लेकिन आजकल CO की बॉन्डिंग को किस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से, ताकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो CO को आप यूजुअली एक्सेप्शन नहीं मानते हैं, जैसे इसमें CO था लेकिन PCl5 था, तो बेटर एग्जांपल अपने पास था तो हमने PCl5 को टिक किया। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ऑक्टेट का क्या मानेंगे, एक्सेप्शन मानेंगे। ठीक है ना, इसमें यह माना जाएगा कि C डबल बॉन्ड C है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह गया है। तो लेकिन ये आजकल इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर मान लिया जाता है। तो आप CO को एक केस में मानेंगे, और जब उससे बेटर एग्जांपल अवेलेबल होगा तो हम उसको एक्सेप्शन नहीं मानेंगे। ओके, सब समझ गए। तो दिस इज लुईस कॉसेल ऑक्टेट रूल एंड देयर लिमिटेशंस विद अलोंग विद लुईस स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको पूरा ढंग से बता दिया है, आप ट्राई करिए स्ट्रक्चर बना बना के। अब देखिए लुईस स्ट्रक्चर से बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनाने की बात आती है। आयनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड बनाना सिखाना पड़ेगा मुझे आपको इसमें। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, बताया था कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, कैसे बनता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन
अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस causes आयनिक बॉन्ड। तो जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं वो कॉज करते हैं, क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड को। ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड मानेंगे बच्चे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने कहा NaCl, CaCl2, Na2O, Na2S, etc। किस किस के पीछे बनता है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप किसके साथ बनाता है, 16th एंड 17th ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। तो ये एक आइडिया है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट 16 और 17 ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। मोस्ट स्टेबल बॉन्ड माना जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन से जो बनता है मोस्ट स्टेबल बॉन्ड इसको कंसिडर करते हैं। देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ NaCl एक बॉर्न हैबर साइकिल एक होता है जो थर्मोडायनेमिक में भी काम आ सकता है आपके। तो वो साइकिल बनाकर मैं आपको NaCl का फॉर्मेशन समझाता हूं कैसे होता है। देखिए, सोडियम नेचर में किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। क्लोरीन ये किस फॉर्म में होता है, गैस। और हमें बनाना क्या है इससे, NaCl, सॉलिड। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होती है वो कितनी होती है, डेल्टा H। ये मान लिया ऐसे, एक Cl चाहिए तो इसको आगे क्या लगाना पड़ेगा, हाफ। तो दिस इज द रिएक्शन कि Na plus and Cl to combine to form NaCl, 1 mole of NaCl, and the enthalpy change is called delta H। अब दूसरा तरीका देखिए, पहले सोडियम क्या होता है, गैसियस फॉर्म में आएगा। गैसियस फॉर्म के बाद वो किस में बदलेगा, गैसियस में तो रहेगा लेकिन आयनिक फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो देखिए, सॉलिड को इसमें बदलना, एटोमाइजेशन बोल दो या सब्लिमेशन एनर्जी बोल दो, पॉजिटिव होती है। सोडियम गैस से सोडियम प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हो, ये भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, देनी पड़ेगी। तो कैटायन बन गया। देखिए, इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, एनायन बनाना पड़ेगा। कौन सा, Cl-। तो Cl- बनाने के लिए पहले तो आपको Cl बनाना पड़ेगा, और Cl से Cl- होगा तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं डेल्टा HEG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन Cl2 से Cl कैसे बना भाई, फुल Cl2 है तो ब्रेक करेंगे तो 2Cl बनेंगे, लेकिन हाफ Cl2 था तो एक ही Cl बनेगा। तो इसमें बच्चों क्या आएगा, हाफ ऑफ डेल्टा H डिसोसिएशन। डिसोसिएशन एनर्जी ये भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो 3 एनर्जी पॉजिटिव है, एक एनर्जी रिलीज हुई है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर रिलीज होती है। अब ये दोनों आयन मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl। और इस प्रोसेस में क्या होगा, माइनस में एक आएगी U, ये भी कौन सी एनर्जी होगी, ये, और इसका नाम क्या है बच्चों, लैटिस एनर्जी। तो जब भी 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो ये फॉर्मेशन है। इसमें बच्चों याद रखना, हेस लॉ था एक, थर्मोडायनेमिक में अपन ने पढ़ाई है। हेस लॉ क्या कहता है कि दिस डेल्टा H मस्ट बी इक्वल्स टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस IE प्लस हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी प्लस डेल्टा HEG प्लस U, सबको प्लस करना है। ऑल्दो देयर वैल्यूज आर नेगेटिव, सो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप पहले से नेगेटिव कर देंगे तो वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, हेस लॉ क्या कहता है, इफ ए रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 1 स्टेप और मोर द एंथैल्पी चेंज रिमेन कांस्टेंट। तो इसी कॉन्सेप्ट में एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया CaCl2 का फॉर्मेशन। तो मैं थोड़ा ये जल्दी बताता हूं। Ca ऐसे होता है, Cl2 गैस होता है, इसमें पूरे 1 मोल काम आएंगे और इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज होगी, ये होगी, और इसको बच्चों क्या बोलेंगे, ये बनेगा। तो Ca से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, Ca गैसियस, फिर क्या बनाना पड़ेगा, Ca2 प्लस गैसियस। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ट्वाइस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये नहीं आएगा। देखिए, ट्वाइस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ मुझे, क्योंकि आपको बारी बारी से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने हैं। तो आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी हुई है, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा IE1 प्लस IE2,
और ये एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव। यहां सब्लिमेशन था ही वही, ये भी क्या था, पॉजिटिव। Cl2 को पूरा ब्रेक करिए तो फुल D काम आएगा, पॉजिटिव एनर्जी है, तो हमारा 2Cl आ गया। और 2Cl से बेटा 2Cl माइनस बनाना है। अब देखिए चार्ज -1 ही लाना है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है Cl में, तो ये आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा H Eg, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। लेकिन इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा, एक नेगेटिव होगी, एक क्या होगी, पॉजिटिव। नेट में हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, तो नेट में नेगेटिव रहेगी तो बेटा फर्स्ट और सेकंड छोड़ लिया अपन ने, तो एक का माइनस देता है, ट्वाइस करना है उसको। ये IP1 IP2 करना है, यहाँ 2IE नहीं करना है, क्योंकि यहां तो +1 +2 दो बार लाने थे, चार्ज इसमें एक ही लाना था, लेकिन 2 मोल है, दैट्स वाई इसको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई किया है। और अब इसको जब किया तो यहां जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, लैटिस एनर्जी। दिस टाइम व्हाट इज डेल्टा H, सब्लिमेशन एनर्जी अगेन, प्लस बेटा IE1 प्लस IE2 आयनाइजेशन एंथैल्पी, प्लस फुल D प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा H Eg प्लस U। ये इसमें बोर्न नेपर साइकिल से आएगा। इनमें से कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एक एनर्जी अननोन होती है, बाकी सब गिवन होती है, तो उससे तो कंक्लूजन क्या निकला कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो ये लिखना पड़ेगा बेटा डेल्टा H मस्ट बी नेगेटिव। मतलब जब एनर्जी निश्चित रूप से क्या होगी, रिलीज होगी, तभी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो इसमें आप क्या करेंगे बेटा, जैसे सब्लिमेशन एनर्जी है, IE है और ये D है, इन सब का जो सम होगा वो निश्चित रूप से किससे, डेल्टा H Eg और U के जो वैल्यू होगी जितनी भी है उससे कम होना होगा, क्योंकि रिलीज एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी, तभी नेट में क्या होगा, माइनस में एनर्जी आएगी। कोई भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन तभी होगा बच्चे व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर, तो ये बातें थी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की। ओके, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड के लिए मैं आपको बताता हूं, देखो ये अब आपसे कोई पूछा जाए कैटायन एनायन बताने आपको, तो हम बता देंगे ये कौन है, कैटायन है, और ये कौन है बच्चों, एनायन। ये कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनायन सॉरी, और ये कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से आपस में क्या होता है, रिपेल होता है। तो देखिए कैटायन की तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, एनायन वाली इतनी पावर नहीं होगी, क्योंकि उसके खुद के इलेक्ट्रॉन दूर है तो उसका कंट्रोल कम है। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चे, एनायन की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, पॉजिटिव थोड़ा दूर हो जाएगा, नेगेटिव यहां हो जाएगा, और ये कैटायन होता है, तो इससे क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स क्लोज आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्लोज आएंगे तो क्या होगा, आयनिक कंपाउंड में कौन सी टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की टेंडेंसी डेवलप होगी, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की टेंडेंसी डेवलप होने का मतलब क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड। तो आयनिक कंपाउंड में, ये जो आयनिक कंपाउंड था बच्चों, उसमें कौन से कैरेक्टर डेवलप हो गए, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गए, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर आ गए। तो कोवेलेंट कैरेक्टर आना ही क्या होता है, यही चीज बतानी कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। इसमें एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरा बताया था, तो इनको बोलते हैं अपन फाजान्स रूल से, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गए, तो अब आपको बोलिए ये प्रोसेस जो था इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का, इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स को कोई लालच दिया कोई भी, तो उससे उसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ किए, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन समझते हैं ना, आजकल तो बहुत काम आ रहा है पॉलिटिक्स में। पोलराइजेशन क्या होता है, जैसे रिलीजन रिलेटेड कुछ लोग नेता ऐसे भाषण देते हैं ना जिससे कि हम वोटों को पोलराइज करा पाए, तो वो पोलराइजेशन है। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करा लिया गया है, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा कब कम होगा, तो इसमें आपको तो एक ही चीज सीखनी है, मोर द पोलराइजेशन मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। किसी भी कंपाउंड में पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही क्या आएंगे बच्चे, ज्यादा आएंगे, ठीक है। देखते हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल के अंदर देखो बेटा, तो मैं आपको बता दूं, ये एक तो पोलराइजेशन पावर होती है किसकी, कैटायन की। कैटायन पोलराइज कराता है एक्चुअली, और एनायन का पोलराइजेशन होता है,
क्योंकि एनायन की साइज बड़ी है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर यानी पेरेंटल कंट्रोल जो है वो वीक है। ठीक है, तो कैटायन की जो पावर होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो देखिए कैटायन की साइज पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, स्मॉलर इज द कैटायन कॉम्पैक्ट होगा उतना ही, मोर द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आयन, पोलराइजेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। दूसरा क्या चीज है, चार्ज। कौन सा वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो एक चीज को मैं बता रहा हूं, और दूसरी एक चीज और, एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर कैटायन का सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं बच्चे, जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका एग्जांपल मैं आपको यहीं बता दूं, देखो CuCl और एक क्या चीज है NaCl। तो यहां पर बच्चों कौन सा आयन है, Na+ आयन, इसमें कौन सा आयन है Cu+, तो Cu+ का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,18 और Na+ का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8। ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में ड्यू टू पुअर शील्डिंग पोलराइजेशन पावर जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, उन पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसकी ज्यादा होगी तो इसमें कौन से कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे बच्चों, मोर होंगे। तो CuCl में कोवेलेंट कैरेक्टर NaCl के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, ये तो पता लग गया। अब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की। तो यहां मेल्टिंग पॉइंट की बात आएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, इसका लेस होगा। जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक चीज देखनी थी। दूसरा देखिए बच्चों, एनायन में क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी होती है, पोलराइज होने की टेंडेंसी ये एनायन की होती है। ये किस बात पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ एनायन, जितना बड़ा होगा उतना दूर होंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स। तो और ऐसे ही कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस तरह का काम होता है। तो इससे बच्चों हम सब कुछ बता पाएंगे। देखो आप एक एग्जांपल मैं यहां लेता हूं, AgCl, AgBr एंड AgI। चलो ऊपर ले लो AgF। डाउन द ग्रुप, यहां डाउन द ग्रुप मतलब छोड़िए उसको, यहां देखिए FClBrI डाउन द ग्रुप ये। तो एनायन, Ag तो सेम है, कैटायन सेम है, एनायन की यानी R- क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। एनायन की साइज बढ़ रही है तो हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी या पोलराइजेशन पावर बढ़े, दोनों केस में पोलराइजेशन बढ़ता है। पोलराइजेशन बढ़ता है तो कौन से कैरेक्टर बढ़ते हैं बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं तो कौन से कैरेक्टर कम होते हैं, आयनिक कैरेक्टर कम होते हैं। और आयनिक कैरेक्टर जब कम होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक और चीज आप इससे समझा सकते हो बच्चा, सोल्यूबिलिटी इन वाटर भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर जब कम होते हैं तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम। लेकिन स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है, सोल्यूबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये किस पर नहीं लगा सकते, नॉट फॉर द, याद कर लो मैं आगे सोल्यूबिलिटी पढ़ाऊंगा, ये कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक के कंपाउंड के लिए सोल्यूबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को नहीं लगाएंगे, बाकी सब में ये अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना है। देखो एक चीज और बताई मैंने, इससे थर्मल स्टेबिलिटी बता सकते हैं, और काफी एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चन लिया मैंने। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कार्बोनेट है तो एनायन की साइज सेम है इस बार। तो बच्चों नीचे जाने पर क्या हो रहा है, कैटायन की साइज बढ़ रही है। कैटायन की साइज बढ़ रही है तो पोलराइजेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है बच्चे, कम हो रहा है। कैटायन की साइज जब बढ़ती है तो पोलराइजेशन हमेशा क्या होता है, कम, क्योंकि एक ही चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इससे क्या होगा बच्चे, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, सो वी कैन से आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और आयनिक कैरेक्टर जब इंक्रीज करते हैं कभी भी तो बच्चों क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी के लिए भी मैंने आगे आपको बताया है, थर्मल स्टेबिलिटी सिर्फ बाइनरी के अलावा जो भी कंपाउंड होते हैं उनकी फजांस रूल से बता सकते हैं और किसी की नहीं बता पाएंगे। तो इसमें हम कहते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी। कार्बोनेट में याद भी रखना चाहिए, इधर जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, नीचे आने पर बढ़ती है। इसीलिए तो अपन ने देखा था ना कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन चारों के कार्बोनेट एस ब्लॉक में आता है, इनके जो कार्बोनेट्स हैं
वो क्या चीज है, थर्मली स्टेबल है, जो क्या नहीं देते हैं, डू नॉट गिव CO2 ऑन हीटिंग। तो ये 4 कार्बोनेट पूरी पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जो हीट करने पर CO2 प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। थर्मल स्टेबिलिटी के लिए मैं आपको टॉपिक ही कंप्लीट कर देता हूं। बाइनरी कंपाउंड है, बाइनरी कंपाउंड मतलब कौन से होते हैं, जैसे AB3 भी आ सकता है, उसमें XY भी आ सकता है, AB5 आ सकता है, मतलब एटम का नंबर एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ओनली 2 टाइप ऑफ एटम, उनको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। तो इनके लिए थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो किस बात पे डिपेंड करेगी बच्चों, साइज पे डिपेंड करेगी। तो अगर बाइनरी कंपाउंड है, जैसे कोई भी एग्जांपल हो सकता है, तो उनके लिए ऐसा होगा, जैसे आप देखो CCl4, SiCl4, जर्मेनियम, SN और लेड। तो थर्मल स्टेबिलिटी की आप बात करोगे तो थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर क्या होगी, डिक्रीज करेगी, बिकॉज साइज या बॉन्ड लेंथ वगैरह क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्लियर होता है, जैसे कोई भी ले लो आप, चाहे NH3 P ब्लॉक में ले लेंगे इन सबको एग्जांपल को, और ठीक है। तो ये बेटा सब चीजें हैं, थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अगर कंपाउंड कैसा है, बाइनरी कंपाउंड है। और अदर देन बाइनरी कंपाउंड है, जैसे कौन कौन हो सकते हैं, जैसे अभी इसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 एटम होने चाहिए, तो कार्बोनेट्स है, सल्फेट्स है, नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट्स है। इनमें आपको क्या बताना होता है, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, और यू कैन से जितना ज्यादा आयनिक कंपाउंड कैरेक्टर होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो फजान्स रूल से आप इसको आप आराम से, तो इनको अपने को समझाना है किससे, बाय फजान्स रूल। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कौन सा वाला अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा किसी में, तो हम बात करते हैं कि जितना ज्यादा क्या होगा बच्चे, कैटायन की साइज छोटी होगी, एनायन की साइज लार्ज होगी, कैटायन एनायन पे चार्ज ज्यादा होगा, और सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होगा। सो दीज आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर पोलराइजेशन। ओके, तो ये फजान्स रूल नाम से जानी जाती है। इसमें एक चीज आती है छोटा सा, आयनिक पोटेंशियल, इसका नाम है आयनिक पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनिक पोटेंशियल से डिफरेंस करना है अपने को, चार्ज ऑन कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है। तो ये होता है बच्चों, और ये क्या चीज है, कोवेलेंट कैरेक्टर का मेजरमेंट है, ये मान लीजिए, और आयनिक कैरेक्टर का क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो किसी भी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितने होंगे उसके लिए अपन इससे आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आयनिक कैरेक्टर और ये बताने का तरीका होता है। एप्लीकेशंस ऑफ फाइव में देखिए बच्चों, एक तो देखिए ये एप्लीकेशन है इसकी काफी अच्छी वाली, एस ब्लॉक में बताया था मैंने आपको, डायगोनल रिलेशन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, ये ऐसे डायगोनल पर रखे हुए एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ फाइव इज ऑलमोस्ट सेम, ये बेस्ट आंसर माना जाता है। पोलराइजेशन पावर जो होती है उनकी सबकी क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, दैट्स वाई उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर का आना और वो सब कैरेक्टर चीजें एक जैसी आती है। तो उसके बेस पे अपन ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो कोवेलेंट कैरेक्टर का उनका बताया तो मैंने आपको बता दिया। तो फाइव की वैल्यू से आप आराम से, कि कोई भी ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड, तो आप क्या कहेंगे, मोर फाइव, तो क्या होगा बच्चे, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, और मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे तो वो कैसा होगा, ऐसे लिखोगा, जैसे फाइव लेस होगा तो कैसा कैरेक्टर होगा, मोर आयनिक कैरेक्टर होंगे, और आयनिक कैरेक्टर वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। देख लो पीरियोडिक टेबल में सोडियम, मैग्नीशियम, इनके ऑक्साइड आयनिक है तो वो कैसे हैं, बेसिक है, जबकि उधर जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो ये फाइव के बेस पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे बता सकते हो। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन कौन से बॉन्ड बन सकते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल।
तीन तरह के बॉन्ड बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, सबको पता है, Cl ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इस तरह सबको पता होता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, शेयरिंग से बनते हैं। ये हमेशा VSEPR थ्योरी, VBT और हाइब्रिडाइजेशन से समझाते हैं अपन, तो उस चीज को अपने को अब लेना है। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी। अब हमें कोई थ्योरी पढ़ के कोई 11th का काम नहीं कर रहा है, अब हमें क्वेश्चंस पे ध्यान करना है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन तब आएंगे जब हम चीजों के बारे में जानते होंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जैसे PCl3 बनाया, तो P के पास क्या चीज है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई ये 3 बॉन्ड बना रहा है। सिंपल, ये पहला पॉइंट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि आउटर मोस्ट शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने बॉन्ड बनाता है। लेकिन तुरंत दूसरा क्वेश्चन लाके खड़ा कर दिया लोगों ने, देन व्हाई 5 bonds are formed by phosphorus। तो इसमें उन्होंने क्या कह दिया कि फास्फोरस के लिए कौन सी स्टेट होगी, एक्साइटेड स्टेट होगी। यहां देखो बच्चों, ये थी ग्राउंड स्टेट, नियॉन 3s2, और ये क्या बच्चों 3p3। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये 3s का एक इलेक्ट्रॉन, देखिए 3p में तो जगह नहीं है, तो एक्साइट होकर वैकेंट 3d ऑर्बिटल में चला जाता है। तो 3d में एक इलेक्ट्रॉन चल गया, दैट्स व्हाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 5 नाउ, सो वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ PCl5। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि PCl5 बन जाता है, NCl5 नहीं बनता है, SF6 बन जाएगा, OF6 नहीं बनेगा, CCl6 सॉरी, यहां पहले SI वाला लेते हैं, SiF6 2- फॉर्म हो जाता है, जबकि CF6 2- नहीं बनेगा। सीधा सा रिटर्न देते हैं कि इनके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं है, तो हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ, ये लिखेंगे। वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट या किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये बात है। और देखिए बच्चों, 2 पॉइंट ये आ गए। बाद में आप देखिए एक क्वेश्चन ये राइज हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन S में है, 3 P में है, 1 D में है। जब इनको मिलाकर आपने PCl5 बना भी दिया मान लो, तो 3 बॉन्ड एक तरह के हो गए, चौथा बॉन्ड एक तरह का हो गया, फिफ्थ एक तरह का हो गया, जबकि हाइब्रिडाइजेशन में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है इसका मतलब तो ये होता है ना कि सारे बॉन्ड एक तरह के होने चाहिए। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट आया, पॉलिंग ने कॉन्सेप्ट दिया, और ये कॉन्सेप्ट क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि एलिमेंट्स आपस में, सॉरी, ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और इससे जो पांचों मिलकर क्या बना देंगे, ये पांचों के पांचों एक साथ ऐसे मिल जाएंगे, और अब इसका नाम ना तो S होगा, ना P होगा, ना D होगा। नाउ दे आर नोन एज sp3d। ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी अपन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सारी चीजें देखेंगे। तो ये बता दिया, और फिर जो बॉन्ड बनता है, ऐसे मीथेन में होता है 4 बॉन्ड होता है CH4, तो चारों की एनर्जी क्या मानी जाती है, एक जैसी मानी जाती है। उसलिए ये कॉन्सेप्ट लाना पड़ा, ताकि सारे बॉन्ड्स को हम एक एनर्जी के प्रूव कर सकें। ऑल्दो PCl5 एक अलग केस है, जिसमें 3 बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन समझ लेंगे, 3 बॉन्ड जो इक्वेटोरियल होते हैं सेम होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं, थोड़े वो अलग होते हैं, ठीक है। तो वो अलग तरह से बात करेंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है, ओके। VBT हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी, वही पॉइंट वापस चल रहा है। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होगा, सबसे पहली बात, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे ये क्या होते हैं, मोर डायरेक्शनल होते हैं। सो क्या करते हैं, फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स। ज्यादा डायरेक्शनल होने की वजह से क्या करते हैं, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ओके, आप देखिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अपने को। तो इस तरह से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें समझ में आता है, ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग के बाद क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो ये सब चीजें थी। इसमें अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना होता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये अपने को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालना सीखना पड़ेगा। और इसको मैं कोई फॉर्मूला से नहीं बताऊंगा जो आपको सिखाए जाते हैं 11th में,
क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है। हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर की कंडीशन से बताएंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए पर्टिकुलर सेंट्रल एटम ने और कितने लॉन पेयर उसके पास अवेलेबल है आफ्टर बॉन्डिंग। ठीक, इनको काउंट करेंगे खाली और इससे अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर निकाल लेंगे। और इफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे बच्चों, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3, क्या बोल दिया, सॉरी 2 है ना, तो 2 में क्या होगा 1s एंड 1p से sp बनेगा, 3 में क्या होगा sp2, 4 में क्या होना चाहिए बेटा 4 ऑर्बिटल मतलब 1s और 3p ऐसे, 5 में क्या होगा sp3 आ गया तो d ले लो, 6 में क्या होगा sp3d2 और फाइनली लास्ट में क्या होगा sp3d3। ये आपको एक चीज पहले चीज में पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ आयोडीन, आयोडीन हेलोजन है 53। आपको कोई स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता नहीं है तो भी आपको यह पता होना चाहिए कि यहां S होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये P होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5, ऐसे। तो देखिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1 इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ आयोडीन। अब वहां पर क्या लिखा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, हम बात कर रहे हैं ES फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर आएगी ES सेकंड और लास्ट में आएगी एक्साइटेड स्टेट थर्ड। देखो बच्चे, तो यहां पर क्या होगा S के इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएंगे, ये P का भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा D में। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये कहीं नहीं जाएंगे लेकिन अब एक और ये वाला भी आगे चला जाएगा, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और फाइनली लास्ट ये इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए और D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3। तो बच्चों देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 7, तो अपना आंसर क्या हो गया 5, क्योंकि कौन सा पूछा था सेकंड एक्साइटेड स्टेट का। अब बात आती है हाइब्रिडेशन कौन सा करेंगे ये, तो इसमें जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, तो इसमें कौन सा वाला हाइब्रिडेशन होगा 3 और 2 5, इस तरह से बॉन्डिंग करेंगे अपन, तो इसमें sp3d हाइब्रिडेशन होगा, यहां 2 होगा तो sp3d2 हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा फाइनली, तो इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं IF7 बनाएगा, कौन से हाइब्रिडेशन से sp3d3 से, राइट। इस केस में क्या होगा बच्चों sp3d2 होगा, तो इसका एग्जांपल मैं बता सकता हूं आपको BrF5, ठीक है, और इसका एग्जांपल कौन सा होता है ClF3 जैसे, और इसको अपन कह सकते हैं इट इज sp3d हाइब्रिडेशन। ठीक, तो किस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, करने का बहुत आसान सा तरीका है जो हम आराम से निकाल पाएंगे। देखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन में अपन एग्जांपल लेते हैं, एक शॉर्टकट और एक सिंपल तरीका सिखाता हूं जिससे कि आप हाइब्रिडेशन किसी का भी बता पाए। देखिए बच्चों, सबसे पहले एग्जांपल NH3, फिर एग्जांपल आता है SO4 2-, उसके बाद मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ClF3, फिर आया XeF4, XeOF4, जेनॉन का एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, 7th 8th 9, बहुत सारे एग्जांपल ले लीजिए ताकि सारा काम ही सिंपल समझ में आ जाए। ये हो गया ICl4- और H3O+, ये इतने एग्जांपल मैंने एक बार लिए हैं। सबसे मेजर थिंग यही होती है कि हाउ कैन वी डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो बच्चे, तो हमें क्या करना होता है लॉन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, ये काउंट करने होता है। देखो बच्चों, जिसको नहीं आता है शॉर्टकट से एक चीज सिखा रहा हूं NH3, तो आप यहां पर N लेंगे तुरंत और उस पर तुरंत कितने इलेक्ट्रॉन बना देंगे 5, कहीं भी, ये रफ वर्क है, बिल्कुल कोई ज्योमेट्री से मतलब नहीं है, कोई शेप से मतलब नहीं है, अभी वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, 3 हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, तो बस 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 लॉन पेयर हो गया, तो 1 लॉन पेयर प्लस 3 सिग्मा कितना आया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। इतना आसान है, इतने एग्जांपल कर लीजिए, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। ये देखो SO4,
तो यहां पर आपने क्या लिया, सल्फर। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, लेकिन यहां मैंने कितने लिखे हैं, 8। वाई, -2 लगा हुआ है, माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, उसको किसके साथ अटैच कर दो, सेंट्रल एटम के साथ। तो कितना हो गया बच्चों, अब देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितने कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, 2 2, तो बस कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो आपके लॉन पेयर नहीं बचा, 0 + 4, ये भी कितना आ गया, टोटल 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा हो गया, sp3। वो रफ वर्क है, आप उसकी ज्योमेट्री से मत मैच करिए, अभी ज्योमेट्री फिर अपन बात करेंगे। ClF3, ये Cl लिया मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Cl के पास, 2 4 6 7 होते हैं। हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 F के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 और 3, 3 F के साथ बॉन्ड बना दिए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और ये 2 क्या बच गए लोन पे, तो 2 + 3 कितना हो गया बेटा, 5। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। इसकी बात करेंगे, जेनॉन के पास 8 होते हैं, तो 4 और 1 5 तो बॉन्ड बना रहे हैं, और एक लोन पेयर बचेगा तो 6। आप चेक कर लेना सभी। XeF4 में क्या आएगा, इसमें भी sp3d2 आएगा, क्योंकि इसमें जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं एक बना के दिखाता हूं आपको। 8 इलेक्ट्रॉन्स में से कितने, 4 F के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिए, और 2 ये है, तो 4 + 2 ये भी कितना हुआ, 6। ठीक, इसमें बेटा कौन सा आएगा, sp3 आएगा, इसमें अगेन sp3d2 आएगा, और ICl5, 7 और 1 8 हो गए, 4 और 2, इसमें भी sp3d2 आएगा, और इसमें ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, प्लस आया हुआ है, तो ऑक्सीजन के पास अब कितने हैं, 5 ये, 3 H के साथ बॉन्ड बना रहे और एक लॉन पेयर है, तो 1 + 3 4 हो गया, तो इसमें कौन सा आ गया, sp3। कोई डाउट नहीं है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है, बहुत अच्छे से आप आराम से कर सकेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में यही बात चल रही है, तो इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल ले लो जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं। NO2, तो यहां देखिए बच्चों, ये थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आपको। यहां एक इलेक्ट्रॉन है, अब थोड़ी मुसीबत हमें भी हो गई है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो यहां 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। देखिए अब 2 सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद उस इलेक्ट्रॉन को, मैं एक इलेक्ट्रॉन को लॉन पेयर में 1 काउंट करूं या नहीं करूं, हाफ तो कर नहीं सकते, या तो हटाना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, तो उसको अपन काउंट करते हैं कब, तो यहां देखिए बच्चों, ये काउंट किया और 3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बताया मैंने, sp2। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बता दिया मैंने आपको। तो बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, अब ये एक रूल होता है, इस रूल में क्या कहते हैं, ये कब होता है, इफ सेंट्रल एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेंट्रल एटम देखिए O से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर अगर पार्शियल बात करेंगे तो यहां पार्शियल माइनस आएगा, यहां पार्शियल क्या आएगा, प्लस आएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन्स की इसको रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ठीक, तो उसको काउंट किया आपने, और अगर तो हम क्या करेंगे, तो काउंट करेंगे, और अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता सेंट्रल एटम, तो हम उसको काउंट नहीं करते। ऐसा केस भी आता है, मैं आपको दिखाता हूं। आपने ऑर्गेनिक में देखा है CH3, ये एक CH3 डॉट एक फ्री रेडिकल था, याद आ गया आपको, तो फ्री रेडिकल था, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहां पर नेगेटिव आएगा या प्लस आएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहां पर 3 + 0 होता है 3, तब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। तो क्लियर है, आपको तब हाइब्रिडाइजेशन देखना है जब क्या करना है, उसको पार्टिसिपेट कराना है, जब वो क्या हो, सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसे अपन काउंट नहीं कराएंगे। तो ये NO2 का भी इसके अंदर अपन देख सकते हैं। स्पेशल एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूं। देखो, जैसे आपसे पूछा जाता है BeCl2, एक अच्छा एग्जांपल है। एक एग्जांपल आता है AlCl3, गुड एग्जांपल। ग्रेफाइट BnHn, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। B3N3H6, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। ठीक, नॉर्मल बेंजीन, इन सब में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। AlCl3 और BeCl2, इनके देखो बच्चा, BeCl2 एक डाइमर बनाता है, कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में, और BeCl2 एक पॉलीमर बनाता है, कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में।
तो इस स्टेट में तो बच्चों कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3, और इसमें कौन सा होगा, sp2। ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो डाइमर किस तरह से बनेगा, देखो बेटा, ये Cl, ये B, ये Cl था, एक Cl इधर, एक Cl इधर, इस Cl ने इसको लॉन पेयर दिया, इस तरह का होता है। और पॉलीमर कैसा बनेगा, ये BeCl2, ये अगेन BeCl2, ये अगेन BeCl2। तो इसमें चार तरफ से बॉन्ड बन रहा है। और एक और पढ़ना होता है आपको, 1200 डिग्री सेल्सियस पर BeCl2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन माना जाता है, sp। एक ये भी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ग्रेफाइट, ये बोरॉन नाइट्राइड, ये सब आ गए, इनमें ये होता है AlCl3 में देखो बच्चे, गैसियस स्टेट में कौन सा होगा, sp2 होगा, मोनोमर रहता है। लेकिन सॉलिड स्टेट में कौन सा होगा, sp3, क्योंकि ये भी एक क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूं आपको अब मैं, ट्राइमिथाइलअमीन, ये, और एक एग्जांपल है ट्राइसेलाइलअमीन। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, ये आ सकता है क्वेश्चन। यहां देखिए, इसमें बच्चों क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसे लॉन पेयर होता है। और इसमें कैसा एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है, ऐसा। यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, याद करिए, और कैसी शेप है, पिरामिडल। यहां पर देखिए कैसी शेप है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ट्राइगोनल प्लेनर है। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों, क्योंकि इसके पास ये जो आपके पास क्या है, अनपेयर, सॉरी इलेक्ट्रॉन है लॉन पेयर, ये क्या करता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ देकर ये बैक बॉन्डिंग करता है। तो यहां तो सिलिकॉन के पास तो वैकेंट डी था, लेकिन कार्बन के पास क्या है, वैकेंट डी एब्सेंट है, तो यहां पर नहीं हो पाता है। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें कौन सा है, sp2। इसकी शेप पिरामिडल है, इसकी शेप, ये ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर है। और एक और बात, ये जो होता है ट्राइमिथाइलअमीन, इसको क्या माना जाता है, मोर बेसिक है ये उससे। क्यों भाई, क्योंकि इसमें लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी जो होगी ज्यादा होगी, जबकि इसका लॉन पेयर क्या है, बैक बॉन्डिंग में बिजी है। तो इस तरह से आपको इनको कंसीडर करना होता है। बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कुछ एग्जांपल्स अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो बॉन्ड एंगल में आपको मैं कॉन्सेप्ट में क्या बता दूं, इसको फॉलो करना है आपको। ये 4 रूल्स हैं। फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले अपन बॉन्ड एंगल किससे देखेंगे, एज पर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है, sp2 है और sp3 है, तो बेटा इस तरह से होगा, क्योंकि sp में कितना एंगल होता है, 180, sp2 में 120, और इसमें 109.5 या 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए बेटा, दूसरा केस क्या होगा कि जब आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तब क्या करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो गया तो फिर आपको क्या करना होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो किससे डिसाइड करना होता है, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स है। सेंट्रल एटम के पास कितने लॉन पेयर्स हैं, तो मोर द लॉन पेयर्स लेस द बॉन्ड एंगल, ठीक है। इसमें क्यों ऐसा क्या गया, क्योंकि लॉन पेयर रिपल्सन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज्यादा होता है, एंड वो किससे ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर से, ये इस वजह से ऐसा हो गया। अब तीसरा केस देखिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम है और नंबर ऑफ लॉन पेयर्स भी क्या है बच्चों, सेम है। देखिए इसका एग्जांपल तो क्लियर था कि एक मीथेन ले लिया, एक NH3 ले लिया, एक वाटर ले लिया, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये होता है, क्योंकि इसमें एक लॉन पेयर है, अमोनिया में, वाटर में 2 है, मीथेन में 1 भी नहीं है। यहां पर देखिए हाइब्रिडाइज सेम है, तो 4th पॉइंट हटा दीजिए, इसमें 2 पॉइंट अब इस तरह के बनाते हैं। ए, अगर लॉन पेयर भी सेम होंगे, हाइब्रिडाइज भी सेम होगा, तो बॉन्ड एंगल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे देखो बच्चों, H2O, उसके बाद क्या आएगा, H2S, NH3 का किससे ज्यादा होगा, PH3 से, क्योंकि इनमें सब में लॉन पेयर भी एक sp3, उसमें 2 हैं फर्स्ट में। और अगर सेंट्रल एटम सेम होगा तो किससे देखेंगे अपन,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉर्नर्स एटम। तो इसका भी एग्जांपल मैं यहां देता हूं बच्चों कि PCl3 एक लॉन पेयर है, PBr3 एक और लॉन पेयर है, और PI3 में भी क्या है, एक लॉन पेयर है। तो यहां देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कॉर्नर का एटम है तो Cl की ज्यादा होती है, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये होगा। तो अगर कॉर्नर एटम अगर डिफरेंट होगा तब तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंगे, सेंट्रल एटम अगर सेम होगा डिफरेंट होगा तो फिर अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे। इसी सीक्वेंस में काम करना है कि सबसे पहले आपको एज पर हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है, उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल लोन पेयर के नंबर से बताना होता है, और वो भी सेम है तो फिर सेंट्रल एटम या कॉर्नर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बात करेंगे। इसमें बहुत सारे एग्जांपल अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी बस आज एक फॉलोअप क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे काम करेंगे। हाँ, तो ये फॉलोअप क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, तो फाजांश रूल से बताना है। आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फाजांश रूल से बताना है, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल, सीक्वेंस की स्पेलिंग थोड़ा सा ई हो रहा है, कोई बात नहीं। बॉन्ड एंगल्स ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड, ये इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है, तो आज पढ़ाया अभी लास्ट, और अभी नेक्स्ट वीडियो में वापस लेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। थर्मली मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट बताना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, और लॉन पेयर्स बताना है, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर्स बताना है ये फाइल में, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।